हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 20 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा वीडियो कुछ दिनों से लगातार लेट हो रहा है और कोशिश करेंगे कि 6 बजे कल यानी 21 नवंबर से 6 बजे का जो हमारा टाइमिंग है उसी पर ये अपलोड किया जाए ताकि आपको अर्ली ऑन न्यूज़पेपर जो मिले। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप फ्रंट पेज पे एक ये न्यूज़ भी देखेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मैं जनरली डिस्कस नहीं करता हूँ स्पोर्ट्स की न्यूज़, क्योंकि स्पोर्ट्स की न्यूज़ यूपीएससी में बहुत ही कम पूछी जाती है। लेकिन कुछ इवेंट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर्ट्स की। फॉर एग्जांपल फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कतर के अंदर हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही यूपीएससी सिविल सर्विस में ना पूछे, लेकिन यूपीएससी के दूसरे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी अदर एग्जामिनेशन है यूपीएससी के अलावा, उनमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत फेवरेट होते हैं, उसको लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया कि श्रीनगर के अंदर 980 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या सिटी का मेकओवर किया जाएगा। मेकओवर क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाएगा। जो भी वहाँ पर चाहे पार्क हो, स्ट्रीट्स हो, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे साइकिल ट्रैक है, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज यानी जो पैदल चलने वाले के लिए पाथवेज हो, मार्केट्स हो, ट्रैफिक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अगले 6 महीने में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है और उसी के बारे में यहाँ पर ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी गई। स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी ऑल ओवर इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप करनी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना है। यही एक तरीके से मेन इंटेंशन है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में यहाँ पर आप सबको पता होगा एक इम्पोर्टेंट समागम हो रहा है जिसको तमिल काशी समागम भी बोला गया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रोग्राम भी है जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर देश के अलग अलग राज्यों को कनेक्ट किया जाता है ताकि एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड किया जा सके। और कल्चरल इंटीग्रेशन भी है कि हम लोग जैसे तमिल की कल्चर को सीखे, तमिल वाले काशी की कल्चर को सीखे। इस तरह की एक ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। भारत में अगर हम बात करें, तमिल को भारत की प्राचीनतम एक तरीके से लैंग्वेज में भी और कल्चर में, संस्कृत पुरानी है लेकिन तमिल भी जो है ओल्डेस्ट लैंग्वेज है इंडिया की। तो इसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बताया गया कि अगर हम तमिल को इग्नोर करते हैं तो ये नेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिसर्विस हो जाएगी, यानी ये राष्ट्र के लिए सही नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तमिल के बहुत सारे संत काशी के अंदर जो है वो शामिल हुए इस प्रोग्राम के अंदर और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसके थ्रू, और तमिल के बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से लिटरेचर है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे थिरुकुराल करके यहाँ पर मेंशन किया गया जो ओरिजिनली तमिल में लिखा गया था और बाद में अलग अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया। अलग अलग तमिल के जितने भी लिटरेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनको प्रोनाउंस करने में अगर आप नॉर्थ इंडियन है थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, बट लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से तमिलनाडु डेफिनेटली एक रिच लैंग्वेज जो है वो प्रोड्यूस करता है और उसका एक खुद का रिच हेरिटेज है, कल्चर है। तो इस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे के बारे में समझना, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, राइट। इसके बाद बात करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रंट पेज पे नजर आएगी। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो समिट चल रही थी शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर, वो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गई है। मैंने बताया था कि 18 नवंबर तक का टाइम था लेकिन एक दिन एक्सटेंड की गई और ऑलमोस्ट अभी वो कंप्लीट हो चुकी है। COP27 में किन चीज़ों पर डिस्कस किया है, मैंने पहले भी बताया था कि जब इसका कंक्लूजन हो जाएगा कि आखिर इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट किया या डिसीजन लिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने लगभग एक चीज़ को डिसाइड किया है कि क्लाइमेट चेंज को रिड्रेस करने के लिए जो फंड होगा उस चीज़ को लेकर हम एग्री हुए। रिड्रेस का क्या मतलब होगा यहाँ पर कि भाई कंपनसेट करना। मान लेते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो कहीं ना कहीं डैमेज फेस कर रही है क्लाइमेट चेंज के, जैसी क्लाइमेट चेंज या उससे रिलेटेड जितने भी डिजास्टर्स है, तो उस पर्सपेक्टिव में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तरीके से क्लोजिंग प्लेनरी सेशन में
इजिप्ट के जो रिजॉर्ट में हो रहा है उसके अंदर लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन को अप्रूव किया जाए। और इसी सिनेरियो में जितने भी आइलैंड नेशन है, डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए एक डेडिकेटेड फंड हो ताकि कहीं ना कहीं उनको फाइनेंस किया जा सके। और क्लाइमेट लिंक कम्युनिटी जितनी भी है उनके थ्रू जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में इन कंट्रीज़ को कंपनसेट करना, उनको जो नुकसान हो उसकी भरपाई करना, ये इंश्योर किया जाएगा। हालांकि एक बड़ा इशू रहा है फंडिंग को लेकर, जितने भी कमिटमेंट हुए उनको फुलफिल न करना एक बड़ी प्रॉब्लम रही, बड़ा चैलेंज रहा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आज जो कमिटमेंट किए जा रहे हैं इसको लेकर कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर जो पहली इंपॉर्टेंट समिट हुई थी वो थी 1992 की अर्थ समिट या रियो दे जनेरियो के अंदर, जो ब्राज़ील की इंपॉर्टेंट सिटी है वहाँ पर समिट हुई थी। उस समिट के अंदर कई सारे हिस्टोरिकल डिसीजन लिए गए थे। उनमें से एक दो डिसीजन आप बता सकते हैं अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 की समिट को कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ों की फाउंडेशन रखी गई थी। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करना। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक और समिट इंडिया के अंदर चल रही है जो है नो मनी फॉर टेरर, जिसको चेयर कर रहे हैं भारत के होम मिनिस्टर। और यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई कि इंडिया परमानेंट सेक्रेटरीट की तरह, या इंडिया ने प्रपोज किया था कि भारत के अंदर परमानेंट सेक्रेटरीट बनाया जाए, किसको लेकर कि हम पूरी दुनिया में टेरर के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं, उसको लेकर अगर सेक्रेटरीट की आपको रिक्वायरमेंट है तो इंडिया के अंदर बनाया जाए। हालांकि इस चीज़ से जो डेलीगेट्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो थोड़ा सरप्राइज हो गए कि क्या ये ओरिजिनल डिस्कशन का पार्ट था या नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में यहाँ पर भी डिस्कस किया गया। नो मनी फॉर टेरर एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो बेसिकली ग्लोबल फोकस कर रही है किस चीज़ को लेकर कि आज के टाइम पे हमें टेररिज्म को जो फंडिंग होती है फाइनेंस, उसको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे समाप्त करना है। और आज के टाइम पे जो टेररिस्ट नए नए तरीके कहीं ना कहीं इन्वेंट कर रहे हैं फंडिंग को लेकर, चाहे वो वर्चुअल करेंसी हो या इलीगल तरीके से जो पैसा जनरेट कर रहे हैं उसको लेकर, और जो कंट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रही है उस कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हम लोग ले, इसको लेकर अपने आप में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने चाहिए। सबसे पहले हमें पूरी दुनिया को इस चीज़ को लेकर एग्री होना पड़ेगा कि टेररिज्म की एक कॉमन डेफिनेशन हो। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, इस तरह की डेफिनेशन नहीं है। इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग ख़त्म कर दीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसकी एक्टिविटी अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई कि भारत ने परमानेंट, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि परमानेंट अगर हम बात करें एक सेक्रेटरीट के बारे में प्रपोज किया था। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा जो डेलीगेट से थोड़ा सरप्राइज भी होगी कि ये क्या बोला गया है। 93 कंट्रीज़ के कहीं ना कहीं उनके मिनिस्टर, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो डेफिनेटली अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पॉर्टेंट वॉचडॉग है जो नज़र रखता है पूरी दुनिया में टेरर फंडिंग को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इस तरह की समिट के अपने मायने होते हैं। हालांकि इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इस सेशन को संबोधित किया, उसके अंदर इनडायरेक्ट वे में चाइना और पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म भी किया गया। पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर आउटफिट आपको देखने को मिलेंगे और चाइना इंडायरेक्टली सपोर्ट करता है जब भी इंडिया या कोई भी कंट्री एक तरीके से रेजोल्यूशन लाता है कि भाई ये जो है पर्टिकुलर ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होने चाहिए, लेकिन चाइना ब्लॉक करता है कि ये एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उनका अपना कुछ फंडा है, या कह सकते हैं कि कई बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनको मतलब नहीं है टेररिज्म से लेकर, उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीजनल न्यूज़ में पॉलिटिकल न्यूज़ है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। जहाँ पर स्टेट्स में ना संडे को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है छोटी छोटी, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट लगेगा। हम लोग जाएंगे पेज नंबर 5 पे, आपको पेज नंबर 7 दिखाया गया क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पेज भी ऐड करता है जो एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं। देखो, अंडमान और निकोबार ने एक टैग ऐड किया है, या एक तरीके से अप्लाई किया है कि हम लोग चाहते हैं निकोबारी होडी के लिए GI टैग दिया जाए। अंडमान ने ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दिया है पूरा आइलैंड ग्रुप की तरफ से निकोबारी होडी के लिए। होडी यहाँ पर आप देखेंगे एक बोट की तरह होती है, ये आपको देखने को मिलेगा।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर हम किसी आर्ट को, किसी क्राफ्ट को, किसी फूड प्रोडक्ट को, या जो कह सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट की तो बहुत कह सकते हैं वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसको एक आइडेंटिटी मिले, इसको लेकर इन्होंने अप्लाई किया। और इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत ही रेयर ऐसा होता है, ये पहली बार इन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि भाई हमें भी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन दिया जाए। होडी जो है निकोबारी ट्राइब का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, और इसके थ्रू निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड अपनी टेक्निकल स्किल के थ्रू इसको तैयार करता है और कनेक्ट है कहीं ना कहीं इसका। लोकली अगर हम बात करें तो वहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में, या कोकोनट को कहीं ना कहीं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में इसको लेकर अप्लाई किया गया है। ज्योग्राफिकली इंडिकेशन अगर हम बात करते हैं तो WTO के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था, ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। तो कई बार ये कनेक्ट करके पूछा जाता है कि किस इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो आएगा WTO। और कई बार इवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उनको लेकर सवाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अप्लाई किया है, हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे भारत में वो चेन्नई के अंदर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अलग अलग जगह पर जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्लेसेस को या उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी एक आइडेंटिटी बढ़े और पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबल लेवल पर उसको कह सकते हैं कि उसको एक पहचान मिले और उसके ट्रेड और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी मदद मिले। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रॉयल बंगाल टाइगर की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट करेगी आंध्र प्रदेश में, वो इंक्रीज हुई है। और दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, एक है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। यहाँ पर एनालिसिस किया गया, एस्टिमेशन किया गया कि नंबर ऑफ जो टाइगर रिजर्व है वो इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरी स्पीसीज भी है, फॉर एग्जांपल चाहे वो ब्लैक बक हो, लेपर्ड, पोर्सुपाइन, ये थोड़ा सा यूनिक है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इस तरह की जहाँ भी स्पीसीज होती यूनिक सी, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना कि पर्टिकुलर किस एरिया में है। इसके अलावा इंडियन गोट, स्लॉथ बियर, स्पॉटेड डियर और दूसरे एनिमल, उनकी भी पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से ये अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। लेट्स सी आने वाले टाइम में इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद भारत के वोल्केनो के बारे में बात करते हैं। बैरन आइलैंड इंडिया का वो एक्टिव वोल्केनो है जिसके ऊपर प्रॉपर नज़र रखी जा रही है, और इस पर नज़र रख रही है INCOIC करके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। बैरन आइलैंड अंडमान और निकोबार का एक तरीके से उसके ऊपर प्रॉपर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ये इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। 2018 में जिस तरीके से इंडोनेशिया में सडनली एक हमने देखा कि सुनामी हो गई थी, तो उस तरीके में भारत उन चीज़ों से मैसेज लेता है और प्रॉपर एनालिसिस कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये टाइड गोज है, यानी एक तरीके से नज़र रख रहे हैं कि जो टाइड्स होती हैं उनके ऊपर, ताकि सुनामी को अर्ली डिटेक्शन किया जा सके और उसके ऊपर प्रॉपर नज़र रखी जा सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ये नज़र रख रहा है, और ये कहीं ना कहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंटर को लेकर हो या ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो में, बैरन आइलैंड के पर्सपेक्टिव से इसमें ऑब्जर्व कर रहा है, और ताकि आने वाले टाइम में अगर गलती से भी या सडनली कोई इरप्शन होता है तो उसको काउंटर किया जा सके, या फिर उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिपरेशन की जा सके। वोल्केनो जो है ये 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जो पोर्ट ब्लेयर का है, उसके आसपास कभी कभी स्मोक जो एमिटेड वो नज़र आते, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हालांकि ये ऐसा नहीं कि मेजर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर नज़र कर रखना, मॉनिटरिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन किया जा सके, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सबको गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वोल्केनो इरप्शन से कहीं ना कहीं अर्थक्वेक और फिर सुनामी ये इंटरलिंक हो जाती है, और उसके इम्पैक्ट न केवल पर्टिकुलर एरिया पर बल्कि जो कोस्टल स्टेट्स है उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की घटना ना हो, उससे पहले ही ज़रूरी है कि भाई भारत में इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि 2004 में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की हमने देखा कि सुनामी इंडिया में जनरेट हो गई थी। तो उस तरह की चीज़ें ना हो, उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, राइट।
तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिलेगी। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हमने देखा कि हमने चीता को रिलोकेशन किया है, या चीता हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंडिया के अंदर हम लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए सवाल है कि चीता जो है वो किस कंट्रीज़ के साथ, हालांकि 2 कंट्री है फिलहाल, किस कंट्री के साथ हमने उनको इंडिया में रिलोकेशन किया है। और सेकंड आपको मेंशन करना है वो नेशनल पार्क कौन सा, जहां पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की उस कंट्री से हमने उनको रिलोकेट किया है। ये आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। इसके बाद पेज नंबर 6 पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो एक एनवॉय है, उन्होंने, या कह सकते हैं कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, उनका ये कहना कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट जो है उसको लेकर क्विक रेटिफिकेशन को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि रेटिफिकेशन जो होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू होता है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इवन यहाँ पर ये बताया गया कि फॉरेन अफेयर, ये यहाँ के असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर है, वो इंडिया के अंदर है, उन्होंने डिस्कशन किया और ये बताया कि हम G20 समिट जब 2023 में इंडिया में होगी उसको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर काम किया जाएगा। इन सब के अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि इन्होंने कंफर्म किया कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मार्च के अंदर इंडिया के अंदर आएंगे और डिस्कशन किया जाएगा। इनके अलावा रशिया को लेकर डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं, ये इंडिया के कंसर्न को समझते हैं कि इंडिया का जो ओपिनियन है या इंडिया की जो रिलेशन रशिया के साथ वो थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि यूक्रेन वॉर को लेकर इनका क्लियर कट डायरेक्शन है कि जब तक रशिया विड्रॉ नहीं करेगा, यूक्रेन वॉर जो वो एंड नहीं होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर बताया गया, G20 समिट हो, ट्रेड हो, या ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आने वाले उसको लेकर हो। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि अगर ये ट्रेड रेटिफिकेशन हो जाता है तो डेफिनेटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बायलैटरल रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और आने वाले टाइम में इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेज नंबर 7 पे, आई थिंक ये पेज नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल न्यूज़, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेगी। हालांकि नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 8, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर 8 सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को इनॉग्रेशन किया गया है। 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का क्या मतलब होता है। जब भी आपको वर्ड यूज़ होगा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, बहुत ही बेसिक वर्ड है, तो उसमें डिफरेंस समझ लीजिए। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर पहले से नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बनेगा। ब्राउनफील्ड क्या होता है कि एयरपोर्ट तो पहले से है लेकिन उसको अपग्रेडेशन किया जाएगा। उसको कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक तो हम मकान बिल्कुल नए सिरे से बनाते हैं, न्यू से एक तरीके से नया मकान बनाते हैं, वो ग्रीन फील्ड हमारा कह सकते हैं मकान है। इसके अलावा ब्राउन फील्ड होता है हमने मकान बना रखा, उसकी मरम्मत करना है, उसको थोड़ा सा अपग्रेडेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी ब्राउन फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट होगा डोनी पोलो एयरपोर्ट, और इसके बारे में बताया गया कि कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, चाहे वो एयर रूट से हो, चाहे रेल रूट से हो, चाहे वो हाईवेज के थ्रू कनेक्टिविटी अपने आप में इंटरेस्टिंग होगी। तो अरुणाचल प्रदेश ने को लेकर पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को कनेक्ट किया गया है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में जो एक इम्पोर्टेंट स्कीम डिस्कस करेगी वो है पीएम किसान स्कीम जो है, या पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। उसके बारे में बताया गया कि पिछले 3 सालों में 67% इसमें कमी देखने को मिली है, ड्रॉप देखने को मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है क्या, हर साल किसानों को जो है वो एक तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर 2-2 हज़ार रुपये, 6,000 टोटल जो है वो सपोर्ट किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग में जब 2019 में स्टार्ट हुई थी, फरवरी 2019 में, हालांकि उससे पहले ही ये दिसंबर 2018 से लागू कर दी गई थी, लॉन्च हुई थी फरवरी 2019 में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में 11.84 करोड़ इस फार्मर्स के अंदर इन्वॉल्व थे बेनिफिशरीज, अब ये 3.87 करोड़ है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हमने इस स्कीम के थ्रू अलॉट किए। अलग अलग राज्यों की ऑब्जर्वेशन बताई गई है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। इस पर्सपेक्टिव में किन किन राज्यों में डिक्लाइन देखने को मिला, किन किन राज्यों में कमी देखने को मिली, उसके लेकर ये ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर एक अवार्ड के बारे में डिस्कस है।
14 या 15 के आसपास जो सवाल हुआ था, ये इंदिरा गांधी प्राइज़ को लेकर कि किसको दिया गया था। तो यहाँ पर उसी को लेकर थोड़ा डिस्कस किया जा रहा है कि प्रथम एक एनजीओ है जो एजुकेशन को लेकर काम करता है, खासकर प्राइमरी एजुकेशन को लेकर उसको एवेल्यूट करना, उसके बारे में एनालिसिस करना। तो प्रथम को इंदिरा गांधी प्राइज़ दिया गया एजुकेशन को लेकर, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2021 ये दिया गया प्रथम एक एनजीओ जो फंक्शन करता है किसके फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, राइट। तो उसी को ये अवार्ड दिया गया। जस्ट इतना ब्रीफिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो एजुकेशन को एनालिसिस करता है और किस तरीके से अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में एजुकेशन के लेकर सिचुएशन, उसके बारे में एक प्रॉपर एनालिसिस करके ये प्रोवाइड करता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको रिकग्निशन करना भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, राइट। इसके बाद पेज नंबर 9 जो वर्ल्ड अफेयर, दुनिया भर में इस टाइम पे क्या हो रहा है उसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, हालांकि डे टू डे न्यूज़ आपको नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी डॉटर आपको नज़र आएगी। खैर ये न्यूज़ हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसके बाद एपेक ग्रुप की मीटिंग हो रही है। एपेक का मतलब है एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं उसकी कॉन्टेक्स्ट में। और इसी मीटिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पर नैन्सी पेलोसी, आपको याद होगा ताइवान के अंदर जब विजिट की गई थी उसके बाद चाइना ने ताइवान के आसपास ड्रिल करी थी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर शी जिनपिंग ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि भाई कोई बैकयार्ड के अंदर नहीं होगा। हालांकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर इन्होंने कहा था कि ये रीजन जो कोल्ड वार का रीजन नहीं बनेगा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने दी है। इसके अलावा यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो थर्ड मीटिंग होने वाली है वो इसको लेकर बताया गया। जापान के साथ बातचीत की गई। जापान और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चाइना के बहुत अच्छे टर्म में रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इम्प्रूवमेंट करने को लेकर डिस्कस हुआ। इसके अलावा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये वही ग्रुप है जिससे इंडिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था और इसमें 10 आसियान कंट्री प्लस 5 कंट्री फिलहाल है, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और चाइना। टोटल 15 कंट्री आ जाएगी। 10 आसियानी कंट्री है और 5 ये होगी। 16 कंट्री इंडिया हो सकती थी बट इंडिया ने इसको विड्रॉ कर लिया है। तो इस पर्सपेक्टिव से इसको लेकर एक ब्रीफ में डिस्कशन है और इसके अलावा पर्सनल कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इनके अलावा कोई यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पेज पर न्यूज़ नज़र नहीं आएगी जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज में जो एक चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये कि भारत में हाइपर टेंशन को लेकर एक डेटा एनालिसिस किया गया कि हाइपर टेंशन के जो केसेस है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और हाइपर टेंशन के जो केसेस है वो इंडियन एडोलसेंट के अंदर या फिर जो किशोर है या 18 ईयर से कम वहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि भाई इसकी वजह से अगर हम देखते हैं एक तो हाई ब्लड प्रेशर के केसेस 1 in 3 और 4 चिल्ड्रन, 4 या 3 या 4 में से एक बच्चे में हाई बीपी हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज़ में ज़्यादा है जहाँ पर जो कंट्री कहीं ना कहीं पुअर है, जो कंट्री गरीब है, जिनके पास न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद 35% चिल्ड्रन जो 10 to 12 एज के हैं और 25% चिल्ड्रन जो 13 प्लस एज के, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। और ये नेशनल हेल्थ पोर्टल डेटा के थ्रू ये एनालिसिस किया गया है। 30% अडल्ट जहाँ पर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, इसमें अर्बन पॉपुलेशन में 35% और रूरल इंडिया के अंदर भी 28% का एनालिसिस है। इसके अलावा ये स्टडी डिस्पेल करती है कि हाइपरटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं अफिलिएट किया जाता है अंडर नरिश चिल्ड्रन के साथ। स्टडी ने ये पाया कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है खासकर उन कंट्री में जो गरीब है एज़ कम्पेयर टू रिचेस्ट कंट्री, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है रूरल और अर्बन एरिया में सिमिलर नज़र आती है। ऐसा नहीं कि भाई अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया के अंदर भी इतनी ही है। हाई ब्लड प्रेशर जो यंगर पॉपुलेशन के अंदर 40% आपको देखने को मिलेगी। जो स्टंट है, स्टंट का मतलब है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जब हम बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है, चाहे वो अंडर नरिशमेंट हो, स्टनिंग हो, वेस्टिंग हो, है ना, इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो उस कैटेगरी में 40% जहाँ पर स्टंट में और 34% जो स्टंट नहीं है। इसके अलावा
इसके अडल्सेंट के मामले में बात करें 32%, यंगर में 22% जो है वो आप इसको देखेंगे कि ओल्डर एडल्ट के अंदर है। रूरल एरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, इनके अंदर हाइपरटेंशन के केसेस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर एक स्टडी जो है वो की गई है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें तो पर्टिकुलर कोई न्यूज़ नहीं है। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज आता है FAQ का, और FAQ में जो पूरे वीक चीज़ें न्यूज़ में रहती है उसी को लेकर एक ब्रीफ एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी यूनाइटेड स्टेट के अंदर मिड टर्म पोल्स हुए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूरे वीक न्यूज़ में रहता है उसी को लेकर डिस्कस किया जाता है, उसको थोड़ा और एलोबरेट किया जाता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा जापान अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ा रहा है और इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होगी फ्यूचर में एमिशन को लेकर, उसको लेकर डिस्कस किया गया। हमने COP27 के बारे में पढ़ा। हमने इससे पहले जो स्कॉटलैंड में ग्लासगो के अंदर समिट हुई थी COP26, वहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो कमिटमेंट किए गए थे उसको लेकर डिस्कस किया। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये वाली न्यूज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 ऐसे टॉपिक हैं जो बड़ा वेटेज रखते हैं UPSC सिविल सर्विस में, खासकर प्रीलिम्स में। तो उस पर्सपेक्टिव से इस तरह क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये वाली न्यूज़ का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूँगा ताकि आप इसको एक सेल्फ स्टडी से भी पढ़ पाएँ, क्योंकि रिपीट मोड में, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा प्रोफाइल में जो पर्सन न्यूज़ में रहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहती है पूरे वीक, उसके बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल मॉस्को फॉर्मेट में जो बातचीत हुई, मॉस्को फॉर्मेट बेसिकली क्या है, अफ़गानिस्तान को लेकर जो ग्रुप्स ने बातचीत करी उसको लेकर रिपीट किया गया। ये हमने डिस्कस किया, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं किया। अगर आप पूरे वीक कनेक्टेड रहे होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे कि इस फॉर्मेट में क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। अफ़गानिस्तान जो क्राइसिस है उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लेकर इन्होंने कहा। मॉस्को फॉर्मेट का मतलब है मॉस्को के अंदर मीटिंग हुई थी और अफ़गानिस्तान के क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने को लेकर, जिसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर शामिल थे, उन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में डिस्कस किया गया, राइट। तो उसी को लेकर ये मीटिंग थी, उसके बारे में यहाँ पर भी डिस्कस किया गया। इसके बाद लास्ट जो बिजनेस सेक्शन है वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स जो था आयरन और स्टील पर, उसको स्क्रैप कर लिया है। इसका क्या मतलब, इसके क्या मायने हैं, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। स्क्रैप करने के मायने ये होते हैं क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और उसका एक बड़ा रीज़न सजेस्ट किया गया था कि जो आयरन और स्टील, इन पर जो एक्सपोर्ट टैक्स लग रहा है इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए या स्क्रैप कर दिया जाए, ताकि एक्सपोर्ट को हम लोग इंक्रीज़ कर पाएँ। और भारत का ट्रेड डेफिसिट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो वो डेफिनेटली, हालांकि इंपोर्ट हम पहले भी ज़्यादा करते थे, लेकिन एक गैप अगर एक लिमिट से ज़्यादा होता तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी कंडीशन क्रिएट नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि उसको कैसे बूस्टअप करेंगे हम लोग एक्सपोर्ट को, तो उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन था। और रिसेंट में इसको लेकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर एक एनालिसिस भी हुआ था, रिपोर्ट भी आई थी, उसी को लेकर यहाँ पर ये डिसीजन है, राइट। तो ये ब्रीफ में छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एंड में क्वेश्चन के साथ इसको ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। अभी हमने इजिप्ट के बारे में पढ़ा कि जहाँ पर इम्पोर्टेंट समिट हुई है। आप इजिप्ट को ऑब्जर्व करिए, इजिप्ट की कैपिटल सिटी क्या है, इजिप्ट की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, और क्या इजिप्ट के आसपास कोई इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल प्लेस भी है, ये आपको नीचे कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन होगा। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।